नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा नीतियों की, और विशेषकर संदर्भ है हमारा एक बेशकीमत पड़ोसी, और अभी जो एक लॉयड ऑस्टिन अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी का जो हमारे यहाँ एक विजिट हुआ है उसके संदर्भ में। और हमारे साथ हैं जनरल अता हसनैन। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। और पाकिस्तान में बड़ा तमाशा हुआ पिछले 1.5-2 महीनों में, लेकिन लगता है कि वो जो हमारा एक मित्र है जर्नैल साहब, और वो कहता है कि साहब कि वी हैव नेवर लॉस्ट इन अ वॉर अगेंस्ट सिविलियंस। That is the only country which can declare that. Yes. And of course they have won every war in their history textbooks. ये भी है कि वो अपने history textbooks में सारे war जीत लेते हैं. Absolutely. This is what they always claim. 6th of September का वो victory day मनाते हैं हर साल. क्या यौम दिफा, डिफेंस डे. यौम दिफा, बिल्कुल डिफेंस डे. That's what they celebrate every year. मगर पाकिस्तान देखिए संजय भाई, पाकिस्तान इज अ सर्वाइवर. इनके जहन के अंदर किसी ना किसी तरीके से ये सर्वाइव जरूर कर जाते हैं. क्योंकि अभी भारत में हम लोग ज्यादातर एसेस ये कर रहे थे पहले कि भाई ये तो पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वर्चुअल इम्प्लोजन इनका होने वाला है, डेटोनेशन की बस का इंतजार है. मगर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से आसिम मुनीर जो है लगता है क्लॉ बैक कर रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है कि पाकिस्तान फिर सर्वाइव कर जाएगा. और इकोनॉमी में भी कुछ हद तक अब सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका हर तरफ से कुछ राहत ढील दी जा रही है. हाँ, हालांकि उनकी जो करेंसी रिजर्व्स है वो तो बढ़ नहीं रहे, वो तो वहीं के वो नहीं बढ़ेंगे. वो जी हाँ, वो तो क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए आपको एनर्जी, स्पेशली एनर्जी के लिए आपको पे करना पड़ेगा पूरे वक्त. जो उनको जो एनर्जी क्रेडिट्स दिए थे सऊदी अरेबिया ने, आई एम नॉट श्योर कि शायद वो अब रन आउट हो गए होंगे बाय नाउ. $3.6 बिलियन के उस वक्त दिए थे 5 साल पहले, वो तो रन आउट हो गए होंगे अब तक. तो अभी भी उनको पे करना पड़ता है अपनी एनर्जी के लिए, कहा था, और ज्यादातर पैसा इसी में जाता है. क्योंकि कल का जो उनका रिजर्व था वो 4090.7 मिलियन, यानी 4.09 बिलियन ही था. कंपेयर टू इंडिया आई थिंक अबाउट 550 बिलियन है भारत का. इंडिया इज hovering around 590 राइट नाउ. 590 नाउ. जी. तो अब ये जो एक चीज इसमें जो हुई है, जो टेक अवे जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो इज्जत थी सिविलियंस की निगाह में, वो तो शायद इमरान खान ने ख़त्म कर दी है. आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, काफ़ी हद तक आपको याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो थी बाजवा साहब, जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में जो समझौता था 2018 में, उससे शुरू हुई थी और धीरे धीरे इरोड होती रही. और इमरान खान ने सोचा कि शायद फैज़ हमीद के मदद से वो एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बना के पाकिस्तान आर्मी के अंदर, और बाजवा को हटाकर उसके बाद अपना जो उनके जो वो चलने थे वो चलाएंगे उस वक्त. मगर वो हुआ नहीं और धीरे धीरे उनकी जो अथॉरिटी है वो इरोड हो गई. पाकिस्तान आर्मी ने पीडीएम बनाया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को चांस दी, और अब जो है एकदम से एक लग रहा था कि इमरान खान का की जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान आर्मी में काफी हद तक बैठ गई है. और फैज हमीद के अपना एक क्लीक था और है अभी भी, एंड देयर वर एलिमेंट्स. ये कोई कह सकता है कि रीजनली एथनिकली क्या था, क्या शिया थे, कि मुहाजिर थे, कि फ्रंट फोर्स रेजिमेंट थी या सिंध रेजिमेंट थी. ये इट इज अक्रॉस द बोर्ड इन पाकिस्तान आर्मी दैट दिस काइंड ऑफ वर्चुअल सेक्टेरियनिज्म विद इन द पाकिस्तान आर्मी हैड सेट इन. ये जो लाहौर में 9 मई को जो
इंसिडेंट्स हुए, इससे बहुत चीजें सामने आई। उनमें पहली चीज तो ये, क्या ये, जब मैंने इसको देखा तो इट वाज अनबिलीवेबल वर्चुअली, क्योंकि हम ज्यादातर भारतीय फौज का ही वो इस्तेमाल करते हैं कि ये पैटर्न अगर हम पाकिस्तान आर्मी पर लगाएं तो इनका क्या क्या निकलता है उससे। मैंने देखा कि कोर कमांडर का घर, और ये याद रखिए लाहौर में 2 डिवीजन हेडक्वार्टर हैं, 10 डिवीजन एंड 11 इन्फेंट्री डिवीजन, 2 डिवीजन हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा कंटोनमेंट है। आप समझिए भटिंडा से बड़ा कंटोनमेंट वर्चुअली है वहां पर। और इसके अंदर क्या एक मॉब, एन इनडिसिप्लिन्ड मॉब ऑफ रेडिकल्स एक्सेट्रा घुसकर अंदर और वीडियो ले सकता है और उन गोश्त का कौरमा ले जा सकता है और ये चीजें कर सकता है पाकिस्तान के 4 कोर कमांडर के घर से। तो आई थॉट दिस वाज ऑल ए सेटअप। मगर जब देखा कि 1-2 दिन के अंदर आसिम मुनीर खुद ही गए लाहौर के अंदर, उन्होंने सैनिक सम्मेलन कंडक्ट किए, और ये एक नॉर्मल साउथ एशियन सिस्टम है आर्मी का, ये पुराना रिवाज शायद ब्रिटिश आर्मी से चला आ रहा है कि उन्होंने ये सैनिक सम्मेलन कंडक्ट किए 2-3 वहां पर, टू इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस बैक इन द ट्रूप्स और इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन द पाकिस्तान आर्मी कि भाई ये चीजें जो है, जो आप देख रहे हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ा है हमारी एफिशिएंसी के ऊपर। एंड ही रिमूव्ड जनरल सलमान फ्रॉम कमांड। तो ये सब सही चीजें थी, एक तरीके से सही चीजें थी जो सामने आ रही थी। और तब से अब तक आसिम मुनीर, जिनकी पर्सनालिटी काफी पाकिस्तान आर्मी चीफ्स की अगर आप हायरार्की में देखें तो एक बहुत कमजोर चीफ के तौर पे आते हैं सामने ये, मगर ये अब एकदम से उभरती आ रही है ऊपर। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो तजवीज बनाई है पीडीएम के साथ इमरान खान को के सपोर्ट बेस को इरोड करने की, उसमें काफी हद तक इन्होंने कामयाबी पाई है। और तभी कह रहे हैं आज कि द सिचुएशन सीम्स टू बी मोर इन फेवर ऑफ द पीडीएम एंड द पाकिस्तान आर्मी देन इन फेवर ऑफ इमरान खान। हालांकि कोई नहीं कह सकता कि कितनी इन्फ्लुएंस इमरान खान की पाकिस्तान आर्मी में अभी भी है। जी हाँ, और ये भी देखा जा रहा है कि जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं इमरान खान की, वो तो लगभग वैसी की वैसी ही हैं। भले आर्मी जो है वो इनके लीडर्स को रिज़ाइन करवा दे, और जिस तरह से पहले इन्होंने जिस तरह से पहले इन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी से रेजिग्नेशन करवा के और उसको पीटीआई में चलवाया था, या जैसे एमक्यूएम से रिजाइन करवा के उसका एक पैरेलल इकट्ठा किया था, ये इनके प्रैक्टिस रूटीन है। लेकिन उसके बावजूद लग नहीं रहा कि इमरान खान की पर्सनल पॉपुलैरिटी को ये डेंट कर पाए हैं। और ये आदमी भी अजीब है थोड़ा सा, इन द सेंस कि ही इज नॉट रनिंग अवे, वो बाहर नहीं जा रहा, वो ही इज। तो ये जो थोड़ी सिचुएशन है वो पहले की जो सिचुएशंस थी उनसे थोड़ी सी अलग लग रही है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प सिचुएशन है ये, आपने बिल्कुल सही, आपका ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान को ये जहन में आ रहा है उनको कि मैं अगर टिक कर रह जाऊं यहां पर तो सपोर्ट मेरे साथ ही है, और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट भी काफी हद तक जुडिशरी मेरे साथ है, तो शायद वो नौबत ना आए जैसे नवाज शरीफ के साथ आई थी या किसी और के साथ, उस वक्त जरदारी साहब के साथ आई थी एक जमाने में, उस तरह से वो नौबत ना आए। मगर आखिर में मैं देखता हूं कि पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से, क्या वो एक्सेप्ट किसी हालत में कर सकती है कि इमरान खान वापस प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसा विच हंट होगा कि ये जो हायरार्की है पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। तो इज दिस लीडिंग टू ए मेजर डिवीजन विद इन द पाकिस्तान आर्मी? ये बात आगे आएगी जब आसिम मुनीर जो है अगले 2-3 महीने में अपने नए कोर कमांडर्स को चुनेंगे, क्योंकि तकरीबन 5 कोर कमांडर, 9 कोर कमांडरों में से 5 कोर कमांडर जो है वो आ रहे हैं तबादले के अंदर। तबादले क्या, रिटायर हो रहे हैं, ज्यादातर कुछ हट कर स्टाफ जॉब्स पे जाएंगे। तो ये उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो अपने लोगों को लगाने, क्योंकि अभी तक जो है वो बाजवा के लोग लगे हुए। हालांकि बाजवा और आसिम मुनीर के बीच में कोई ऐसी अनबन नहीं है, वो तो दे आर क्वाइट ऑन गुड टर्म्स, मगर अपना आदमी रखना ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल इन विच ही विल
ईज आउट सर्टन पीपल और अपना क्लिक जो है उसको लाकर और ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे. Once that happens, once that control is achieved, then he will attempt to put Imran Khan on the back foot. हालांकि बैक फुट तो अभी भी कोशिश हो रही है. जिस तरह से उनका पावर बेस, उनका जो सपोर्ट बेस है, उसको इरोड करने की कोशिश की जा रही है. अलग अलग प्राइम पर्सनालिटीज के ऊपर ये सब छापे पड़ रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है. द मिरर इज बीइंग शोन टू देम कि देखिए आपने ये कार्रवाई की है जिंदगी में. तो all that those tactics, those typical strong arm tactics are being used. मगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कायम है. Will this convert into anything? Will they? First of all, ये सबसे बड़ा तो $1 million क्वेश्चन है कि क्या उनको परमिशन दी जाएगी to even be allowed to participate in the elections. अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो it can ensure it. मगर आई थिंक पाकिस्तान आर्मी बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे. दिस विल बी अ वर्चुअल कू. मैंने 9 मई को या 10 या 11 मई को मैंने लिखा भी था इसका कि इट्स अ वर्चुअल कू इन द मेकिंग. ये वो ओवरनाइट वाला कू नहीं है. ये 111 ब्रिगेड वाला कू नहीं है कि 111 ब्रिगेड को भेज दिया रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद को सब जगह के ऊपर कब्जा कर दिया. वो नहीं है. दिस इज अ स्लो कू. This is a slow coup d'etat which is taking place, and it seems to be going in the direction in which Asim Munir wishes it. अच्छा, ये एक बात इसमें और भी हमें क्लैरिफाई करें, क्योंकि जैसे भारत में जो जनरल लेवल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो कोर कमांडर एंड अबाव, आई एम नॉट श्योर अबाउट डिव कमांडर, तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट करती है on the recommendation of course from the army headquarters. Absolutely 100%. मेजर जनरल जो आपने कहा वो भी सही है. भारत में एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर एक सिस्टम है, इट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी जिसको कहते हैं. उसमें सिर्फ आर्मी के अपॉइंटमेंट्स नहीं, दुनिया भर के अपॉइंटमेंट्स जो 2 स्टार लेवल जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर के लेवल के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है. अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमेटी जिसके 5 मेंबर्स हैं. तो अब ये सिस्टम पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो I mean this when there was a proper democratic control, I'm told, भुट्टो साहब के जमाने में ये चीज कायम थी वहां पर. और इसके बारे में मैंने बात की है. एक जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के थे जिन्होंने मेरे साथ एक कोर्स किया था हवाई में. उनसे मैंने बहुत पूछा था पता करने के लिए कि पाकिस्तान में क्या होता है, किस तरह से. उन्होंने यही, इट वाज अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट हैपेंस इन इंडिया. मगर तब से अब तक बहुत बदला है, बहुत ज्यादा बदला है. और in Musharraf's time itself, in Bajwa's time, you see every army chief would always want his people. अब इमरान खान में आप देख लीजिए, जब आपको याद है फैज हमीद को हटाकर डीजी आईएसआई से जीओसी 11 कोर्ट पेशावर भेजा गया था. बाजवा चाह रहे थे, इमरान खान नहीं चाह रहे थे. और अल्टीमेटली इट इज बाजवा हु प्रिवेल्ड, नॉट इमरान खान. सो दैट नेचुरल जिसको कहते हैं रैशनल कि भाई अगर काम किसी को करना है आर्मी चीफ के नीचे, तो आर्मी चीफ को पूरा वो होना चाहिए टू अपॉइंट हिज ओन कमांडर्स. मगर द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप डिसाइड्स, इट इज द फाइनल अथॉरिटी. ये पाकिस्तान आर्मी में नहीं है. दिस इज नॉट देयर एट द मोमेंट. इट इज वेरी मच इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी चीफ एज टू हु ही अपॉइंट्स. करेक्ट. लेकिन आसिम मुनीर को इमरान खान के कहने पे हटाया गया था एज, जी हाँ, ये उस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे हो रहा था. सिचुएशन बिटवीन इमरान खान एंड बाजवा इतनी अनबन की नहीं हुई थी तब तक जब इनको हटाया गया था. और इन्होंने आसिम मुनीर ने ऑफ कोर्स ही हैड used all his powers as DG ISI to start an investigation against the famous Pirni, the wife of Imran Khan, for all the assets that she was gathering and the gifts that she was getting from everywhere, which was not liked by Imran Khan. तो उन्होंने शायद बाजवा को कहा होगा कि भाई ये उस वक्त जैसे मैंने कहा अनबन नहीं हुई थी इतनी ज्यादा. तो he was removed and given a relatively very very insignificant appointment. मगर बाजवा साहब जो थे, बाद में जब फैज हमीद को अपॉइंट करना था to keep him as DG ISI, he did not agree because he knew Faiz Hamid had got ambitions far beyond. मैंने बहुत तफसील के साथ बात की है उन अफसरों के साथ इंडियन आर्मी के जिन्होंने फैज हमीद के साथ
कोर्सेज किए हैं अब्रॉड, और सब ने मुझको कहा है कि जितना एम्बिशियस, जितना आई मीन विदाउट एनी qualms, his ambition was so naked कि वो चाहता था कि भाई he has to be the number one man in the Pakistan army and at any cost, and Bajwa didn't want that to happen. Next, अगर वो होता तो बाजवा after a retirement would have been probably targeted, मगर वो नौबत नहीं आई। तो इसलिए तभी मैं कहता हूं कि अभी भी आसिम मुनीर के पास पावर्स हैं, उन्होंने उनको रखा इन पावर्स को अपने पास, कंट्रोल ऑन अपॉइंटमेंट्स, एंड एज इट इज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की जो सरकार है वो इस वक्त तो इट इज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ आसिम मुनीर। So there is no problem. Even if it was a democratic system where it had to go to the government will approve it. Of course, it will go to the government will approve it. There's no question of sending it back. इसी का थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तुलना करें। ये जैसे पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने आप को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का गार्जियन मानती है। इसी तरह से टर्किश आर्मी भी अपने आप को पाकिस्तान, टर्की की जो अतातुर्क वाली जो आइडियोलॉजी थी, सेक्युलर आइडियोलॉजी, उसका गार्जियन माना करती थी। लेकिन ये जो आपके रेसेप अर्दोयान ने एक वर्चुअल कू करके उस एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ा। ऐसा आपको पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है, संभव होता? बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आपका। मैं टर्की गया हूँ एक बहुत हाई लेवल कॉन्टैक्ट पर, इन द सेंस आई वाज डूइंग अ कोर्स इन लंदन, और वहां से गया था मैं, इसलिए हमारा बहुत हाई लेवल पे एक्सेस था। So one of the most appreciated things about Turkey at that time, which I felt 15 years ago, was this fact of the Turkish army जो है वो गार्डियन है सेक्युलर आइडियोलॉजी की। और ये सिर्फ टर्किश आर्मी नहीं, ये इजिप्ट में भी ट्रेडिशन है। अगर आपको याद है, सीसी जो है जब पावर में आए तो उन्होंने 12 महीने की पुरानी मुस्लिम ब्रदरहुड गवर्नमेंट को गिराया था, और रीकैप, बिकॉज ही न्यू दैट ये जो हो रहा है, जिस तरह से अरब स्प्रिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर कंड्यूसिव टू सेक्युलरिज्म और दैट काइंड ऑफ अ मिडिल पाथ आइडियोलॉजी फॉर इजिप्ट। उन्होंने भी ये अपनाया था। परवेज मुशर्रफ वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ टर्की, ऑफ कमाल अतातुर्क। He also wanted to adopt this in Pakistan. Turkey, why did Turkey come to a sorry state today? How did Erdogan get in, erode this kind of a ideology which had been created, the system which had been created by Kemal Atatürk? क्या है कि उनकी पूरी एफर्ट थी कि किस तरह से वो यूरोप के अंदर घुसे, टर्की को अरब वर्ल्ड से, मतलब इस्लामिक दुनिया से निकालकर और एक मॉडर्न यूरोपियन स्टेट बनाए। मगर इट इज द प्रॉब्लम वाज विद यूरोप ने नहीं उसको एडमिट किया उनको। मुझे याद है, मुझे ब्रीफिंग में यह बताया था कि टर्की को उस वक्त नहीं एडमिट कर रहे थे 2005-6 में, क्योंकि कह रहे थे कि टर्की के जो नॉर्म्स हैं उसके अपने क्लाइमेट चेंज के और cleaning up the environment के environmental issues के and things like that, they are not in consonance with the European Union. और $40 billion का वो कहा था कि $40 billion have to be spent before Turkey can actually enter into the European Union to have the same environmental standards. कहाँ टर्की लाता $40 billion उस वक्त? तो it was forced on Turkey virtually, और ये यूरोप ने जो है virtually इसको हैंड ओवर किया एर्दोगान को। It has been a very unfortunate thing. पाकिस्तान के अंदर तो it has been up and down. Pakistan also started with the so-called, with the Jinnah legacy. Now, Jinnah on one hand talked about a Pakistan, an Islamic Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. On other hand was a pork-eating Shia Muslim himself also. तो ये जैसा बड़ा पैराडॉक्स का किस्म का था जो पाकिस्तान की जो शुरुआत थी itself. And you found by 1958, you found Ayub Khan coming, and Ayub Khan and the Pakistan army leadership of that time, you can't say they were secular, but they were definitely middle path in their ideological makeup. ये very typically British kind of a system इनका अपनाया था। ये तो जिया ने बदला सब कुछ आकर, जिया ने 77 के बाद ये सब बदला, and succession of chiefs after that realized that
being Islamist, being a part of the Islamic world, being looked upon as a virtual leader of the Islamic world was what was Pakistan's destiny. और उसके तरफ उन्होंने काम करना शुरू किया. This is the direction in which Pakistan was subsequently taken. तो जो आपने कहा बिल्कुल सही. हालांकि इस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो Kamal Ataturk model though was a very, very modern secular model. Pakistan never had that, except maybe a short period in 72 to 77. Bhutto's time, Bhutto was more of a leftist than anything else. So, us waqt tha, but he never got the chance or the time to be able to expand this kind of an ideology into Pakistan at all. जी, अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी और आपसे भी मेरी ये बात हो चुकी है कई बार, और मैं फिर से वही सवाल आपके सामने पोज कर रहा हूँ. अभी ये कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था तिलक देवेश्वर साहब के साथ में, और उनसे भी यही सवाल पूछा था. इस पर बड़े मिक्स्ड जवाब आते हैं कि हमारे हित में एक स्टेबल पाकिस्तान है या एक ब्रोकन अप पाकिस्तान है. आप ये जो इस समय चल रहा है पाकिस्तान में, क्या आपने अपना नजरिया अब बदलने का कोई विचार किया है? देखिए, विचार बदलने का की बात ये है, इतनी हद तक है शायद कि I would like to have a stable, no, not stable, let's say, what did this say, a weak Pakistan, कमजोर पाकिस्तान, जो इस तरह के एम्बिशन ना ही नर्स कर सके भारत के खिलाफ, और ये मैसेज क्लियर हो कि भाई आप अपने $4 बिलियन पर रहिए, हम अपने $590 बिलियन का इजाफा करते रहेंगे. ठीक है, that is the kind of thing I would like to see, where Pakistan cannot interfere, cannot carry out proxy war kind of a condition, situation. India exploit that kind of a situation, war by 1,000 cuts, etc. But this doesn't seem likely. ये इनके जहन से निकलेगा नहीं, क्योंकि they are born with this and they will continue to compete with India. Where they cannot compete with India, they would want to sink India. वही बात है ना कि आपको ले डूबेंगे साथ. खुद तो डूबेंगे मगर यार को ले डूबेंगे, लेके आपको डूबेंगे. Actually, I've heard this statement exactly in the same words from a very senior Pakistani army general who was a Pakistan defense secretary at one time. मैंने उनको ट्रैक टू में उनके साथ जब बात की तो उन्होंने मुझको यही कहा. अब मजाक में कहा या जो भी कहा, पर कहा तो यही कहा था. So I really haven't changed my mind to the extent, but I still believe a weak Pakistan is the one which I would always want. If I see a Pakistan developing to parity, let's say tomorrow Pakistan की growth जो है 8.59% growth हो जाए और भारत की 6% पे हो, and over a period of time we are coming to a situation where GDP wise etc. Pakistan is coming on parity terms. Pakistan will play merry hell into India. They will attempt to do all kinds of things to erode our growth completely. वो अभी जानी दुश्मन है इस तरीके से, if you really see it. So I would want to see a weak Pakistan. मगर क्या वो weak Pakistan guaranteed है? That guarantee can only come if it is divided. मगर अब जब इसको डबल वैमी, I don't want to see a double whammy. अगर डिवाइडेड है, अगर बिखरा हुआ पाकिस्तान है, 4 या 5 टुकड़ों में है, तो अगर आपकी सिचुएशन आज की देखिए, आई थिंक वी नीड टू हैव अ सेपरेट प्रोग्राम, यू एंड मी, टू डिस्कस दिस. अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे और क्रीपिंग इनटू वेस्टर्न पोर्शंस ऑफ पाकिस्तान इज दिस होल टीटीपी फिनोमेना एंड ए रिवर्स थिंग हैपनिंग विद द तालिबान. पहले तालिबान पे कंट्रोल था पाकिस्तान का, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि तालिबान का कंट्रोल हो रहा है पाकिस्तान पे वर्चुअली. दुरान लाइन को जो है क्वेश्चन कर दिया है, अब वो फेंस बना को कहा है कि इसको हटाइए यहां से, एंड देयर हैव बीन क्लैशेस ऑन द बॉर्डर बिटवीन देम. द तालिबान हैज virtually looked towards India with a friendly eye. They have wanted India to send people to Afghanistan. इंडियन सॉफ्ट पावर को वापस लाना चाह रहे हैं, और यहां तक कि अफगान एम्बेसी जो है दिल्ली में, उसके अंदर भी ये चल रहा है कि अल्टीमेटली द कंट्रोल में वेरी वेल फॉल टू द लॉट ऑफ द तालिबान. तो तालिबान इज राइजिंग इन दिस एरिया. मैं समझता हूं कि तालिबान जो है
टेम्पररली हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ टेम्पररली, ऑफ कोर्स टैक्टिकली इट इज टू देयर एडवांटेज दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट लॉन्ग टर्म में देखें अगर, आई एम श्योर द तालिबान इज लुकिंग अपॉन इटसेल्फ एज द नेक्स्ट कैलिफेट वर्चुअली, एंड ये जो ग्लोबल वॉर, ग्लोबल टेररिज्म साइकिल जो था, जो आया था, जिसको हम तकरीबन ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दैट साइकिल वी आर सीइंग, देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ दिस साइकिल। उसके कंडीशंस बन रहे हैं अभी, ये सब कंडीशंस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं, कुछ हद तक अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कितने टेरर ग्रुप्स जो हैं इस इलाके में अपने अपने अनगवर्नेबल स्पेसेस के अंदर बैठे हुए हैं, खासतौर में अफगानिस्तान में और कुछ पाकिस्तान के अंदर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क्या पावर है आज। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था 2018 में जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ खत्म हुआ था, कहा था वी आर वैंक्विश्ड, डिफीटेड एंड वैंक्विश्ड, मतलब वो इवैपोरेट हो गए। ये नहीं सोचा कभी कि बाय डिफीटिंग ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू डोंट वेपराइज इट, इट एग्जिस्ट्स इन सम फॉर्म और द अदर। आईसिस जैसे है, आईसिस भी आजकल नेटवर्क स्टेट में है, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा था कैसे श्रीलंका में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आईसिस उसके अंदर भी घुस गया था। दे आर लुकिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज, व्हिच इज व्हाई आई फील वरीड दैट इफ the central power of Pakistan is eroded and you find a बिखरावा पाकिस्तान जो हम बात करते हैं, तो उतना आसान हो जाएगा इन फोर्सेस, जो फोर्सेस ऑफ हेल है वर्चुअली, इनके लिए इसके ऊपर छाना। एंड अल्टीमेटली द एनिमी, द दुश्मन जो है अल्टीमेटली भारत है। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड लाइक a semblance of order in Pakistan, but a weak Pakistan. ओके देखें कैसे होता है ये। वैसे तो टीटीपी ने लगभग 400 सिक्योरिटी पर्सनल पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के मार दिए हैं। वही उसी को मैं कह रहा हूँ, द रिटर्न ऑफ द टीटीपी। और लगभग आधा केपी के जो है वो वर्चुअली उनके कब्जे में है, बिल्कुल। और पाकिस्तान आर्मी इज लूजिंग almost 5 to 6 जवान्स a day almost। या तो बहुत कंडीशंस हैं। चलिए उसको देखते हैं आगे कैसे चलता है। अब इसी में हम थोड़ा सा भारत का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि आपको जो प्रश्न पूछने हो जनरल हसनैन से, वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या सुपर चैट के माध्यम से। तो भारत का जहाँ तक प्रश्न है, तो अभी यूएसए के साथ में भारत का क्या रोल रहेगा। अभी मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, लॉयड ऑस्टिन अभी आए थे और यहाँ पर जेट इंजन की डील लगभग फाइनलाइज करके गए हैं। वो शायद अनाउंस की जाएगी जब मोदी जी अमेरिका जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके चल रहा है। और डॉक्टर जयशंकर जो कहते रहते हैं, आप जानते हो, बहुत क्लैरिटी है उनके जो भी वो स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें। तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं कि ये जो एक रोल बहुत समय से एनविसाज कर रहा था भारत अपने लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइडर फ्रॉम the edge of the Arabian Sea to the edge of the western edge of the Pacific Ocean, आपको इस सब में क्या दिखाई पड़ रहा है इस समय? देखिए, there is no doubt कि 2005 जुलाई 2005 was a very important time। मुझे डेट भी याद आ रही है, 18 जुलाई को अगर आप गूगल भी करें तो आपको भारत के फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी, उनका जो है आपको, और रादर हिज डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनका आपको बयान मिलेगा पूरा रैंड कॉर्पोरेशन में। आई थिंक ही हैड स्पोकन इन रैंड ड्यूरिंग अ विजिट देयर, इन व्हिच it was a complete outline of what Indo-US relations would be। तब से ये एनविसाज हो रहा था। The moment China started showing इस अपना हाथ दिखाने लगे, असलियत दिखाने लगे, 2005 was the time जब मैं समझता हूं कि 4 मॉडर्नाइजेशन 78 के बाद जो एडवाइस दी थी
Deng Xiaoping ने ना, to keep a big stick and just to keep your borders stable and nothing else at the moment, and do not do anything which will be offensive. Those are part में वो policy बदलने लगी थी चीन की. And the United States has started realizing this, that assisting China in its growth had ultimately become counterproductive for the United States. The only country on whom the United States could really depend at that particular time, and since then, has been in this region, has been India. और प्रोग्रेसिवली ये पॉलिसी उन्होंने बढ़ाई इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के जरिए, और उसके बाद ये जो चारों आपके टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं, बीका एंड प्लेस थिंग्स लाइक दैट, इन सबको इजाफा दिया और 2019, 22, 20, 21 में तकरीबन इनको फाइनलाइज कर दिया. All this progressively has happened because I don't think the American thinking and perception में कोई erosion हुआ है about India's position, that India's importance. और खास तौर पे 2020 के बाद अप्रैल मई जब अनबन हुई भारत और चीन के बीच में लद्दाख में, उसके बाद ये तो नेचुरली और ज्यादा बढ़ गया. बीच में 2+2 डायलॉग आ गया, आपको याद है जिस तरह से the relationship was upgraded to a 2+2 relationship. All our meetings were on a 2+2 basis virtually at that time. तो अब जो है ऑस्टिन साहब आए हैं सीधा शैंग्री-ला डायलॉग से, और शैंग्री-ला डायलॉग के अंदर एफर्ट्स वे गोइंग ऑन. बड़ा कस्प के ऊपर एक सिचुएशन थी चाइना के साथ. ये गए थे, he went and shook hands with the Chinese defense minister, who really didn't appreciate it too much either. और जो शैंग्री-ला डायलॉग में जो अमेरिकन्स ने प्रोजेक्ट किया था, the aspect of negotiations and talks between China and the US, तो चाइना ने तो virtually spurn कर दिया उसको, and said that they could not trust America as to which direction would this be going in, right? So to that extent the Americans still have that same standpoint कि देखिए यूक्रेन के वजह से, पहले तो अफगानिस्तान में था प्रॉब्लम, इराक में था, अफगानिस्तान में था प्रॉब्लम, अफगानिस्तान से हट गए, यूक्रेन के ऊपर आया पूरा, एंड ऑल द अटेंशन वेंट टू यूक्रेन. बट इस शैंग्री-ला डायलॉग से ये क्लैरिफाई हुआ है कि दारोमदार जो है अल्टीमेटली वो इंडो पैसिफिक में ही है. बिकॉज if China has to be contested, the rise of China has to be contested militarily or in any other way, it has to be through the region of the Pacific extending into the Indian Ocean, which is the Indo-Pacific area. Usme, there is no denial. I don't think the United States can ever deny the position that India has, right? And the potential it has. वो सिर्फ उनको ये शक रहता है हर वक्त के भारत की जो ये strategic autonomy है, how far can the United States depend on because of that? एशली टेलिस ने लिखा है, अगर आप देखिए रीसेंट किताब जो एशली टेलिस ने लिखी है, उसके अंदर भी कहा है कि भारत, इंडिया इज नॉट ए डिपेंडेबल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. शायद हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि वी आर वेरी क्लियर, वी डोंट वांट टू फाइट एनीवन एल्सेस बैटल्स. हमको भारत को क्लियर है कि इंटरेस्ट जो है वो भारत के इंटरेस्ट है. जिस पार्टनरशिप में हम एंटर करेंगे उसके अंदर भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना चाहिए. अगर हम अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर या यूरोप के साथ मिलकर दुश्मनी मोल लें और चीन के साथ, और आखिर में लड़ाई सिर्फ भारत और चीन के बीच में हो तो who is the loser? Who is the loser? Correct. I'm not saying militarily we are the loser. No, militarily we will not be the loser, but overall the loser, right? In this whole equation which is building up. So why should we be the fall guys? यही मैं सवाल पूछता हूँ अमेरिका से, why should we be the fall guys? So we like to keep our options open. जी हम लोग भी तो यही कहते हैं कि Americans are not very dependable. Yeah, that's what हम यही कहते हैं. A relationship takes time to build, right? It takes time to build. 1991 से ये शुरुआत हुई है. I still remember, मैं आर्मी हेडक्वार्टर में एक सेल में बैठा था जहां पर ये इसकी एनालिसिस चलती थी. जनरल किक लाइटर, चीफ ऑफ द पैसिफिक आर्मी, वो आए थे. पहली दफे जो इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर जो हुआ था वो किक लाइटर प्रपोजल से हुआ था. वेरी स्मॉल थिंग्स ऑन मूवमेंट ऑन एक्सरसाइजेस. फिर मलाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी, वहां से शुरू हुआ था ये सब. तो इट हैज टेकन अस अबाउट 30 years. Is 30 years sufficient? Well, in this kind of strategic game that we are in,
maybe even 30 years, even 1 or 2 generations are not sufficient to establish that strategic trust in each other. और अमेरिका ने तो हर दफे साबित किया है कि भाई देखो इंटरेस्ट जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट है, और वही हम उनको रिपीट करके बता रहे हैं कि हमारे लिए इंटरेस्ट है इंडियन इंटरेस्ट है, राइट? सो हाउ डू वी मेक द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू? देयर इज नो डाउट दैट वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर. नहीं तो द ओनली गेनर इज चाइना आउट ऑफ इट. We must have limits in our strategic partnership in areas in which should not promote antipathy with China. ये ना हो कि हमको इस तरह का रोल सौंपा जाए, इस तरह से हम स्ट्रेटेजी जो है ओवरऑल बनाई जाए जिससे हमारी अनबन बने, and we find at the end of that we are the fall guys. We should avoid that completely. But जरूरी है कि हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अमेरिका जो है अगले अभी आजकल जो एनालिसिस चल रही है, the Chinese are unlikely to be able to surpass the American economy for quite some time. कहते हैं 2060 तक नहीं कर पाएंगे. Technology wise, yes, they're making great strides, no doubt, but the American economy technology is still very much in position there. Competition wise, ठीक है, the Chinese can keep building up their technologies, but we need one strategic partner who provides us the technology. रशिया के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रही है, वो काबिलियत भी नहीं रही है रशिया में आज. तो it's very important that we nurture this relationship with the United States and build up trust. मेरे ख्याल में ये जो विजिट हो रही है, इसकी बड़ी बात जो आपको मोदी जी की एक चीज बहुत इसमें वो होनी चाहिए सबको, कि he has been able to build an equal partnership, equal relationship with 3 US presidents. बराक ओबामा के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अब आप देखिए जो बाइडेन के साथ. It's not an easy thing for one leader to be able to build up the relationship with 3 American presidents of this nature, of this kind, and maybe a 4th subsequently. ये जो नेटो प्लस की बात चल रही है, ये कितनी सीरियस लगती है आपको? Yeah, it is just a carrot being dangled. Yeah. I don't give it that importance yet. Its time will come when it comes. But I think at the moment it's a little premature. जब हमारी बात ही नहीं चल रही है कि क्वाड को हम मिलिट्री एंगल से देखें, कि we continue looking at it as a trade, social and intellectual angle, तो I think a NATO plus kind of a situation, NATO plus status seems to be a little premature. जी, हम अब चलेंगे दर्शकों के प्रश्नों की ओर. इससे पहले दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप अपने प्रश्न और भी पूछ सकते हैं, और उसके अतिरिक्त कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट भी करें. जेबी जी पूछ रहे हैं कि जनरल, व्हाट इज द रोल ऑफ मुहाजिर्स इन दिस पाक सिचुएशन? इंटरेस्टिंग. ये आफ्टर ऑल ये जो मूवमेंट था, ये तो मुहाजिरों से ही शुरू हुआ था. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय द मुहाजिर्स. इट्स कोइंसिडेंटल दैट the area of Pakistan which fell in geographical area was the area of West Punjab, Sindh, and the area of Khyber Pakhtunkhwa today. तो मुहाजिर शुरू में गए थे. द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शुरुआत में जो था was all in the hands of the मुहाजिर्स. मगर धीरे धीरे ये इरोड हुआ. You see, a lot of money was there in Pakistan, Punjab, West Punjab. वहीं के the sons of the soil were the ones who were, who had borne all the discomforts of partition at that particular time, etc. इनका बेस जो है मुहाजिर्स का ज्यादा कराची में बना, which is more the economic capital of Pakistan, and not so much in Lahore or Islamabad. हालांकि बहुत मुहाजिर आज भी लाहौर में रहते हैं, मगर most of them actually reside in Sindh and in Karachi. Over a period of time, जब ये देखा था मुहाजिरों ने कि their power base is eroding, their position in civil society in Pakistan is eroding, then there was a time when the political movement started, and you found the Muhajir Qawmi movement starting with Altaf Hussain at that particular time, if you remember. So that was the high period and a lot of resistance. But today, in the current circumstances, the Muhajir power base seems to have eroded to a very, very great extent. We are not finding
मैं तो पिक एंड चूज करके देखता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में कितने मुहाजिर सीनियर ऑफिसर्स हैं, और अदर फ्रॉम मुहाजिर फैमिलीज. आजकल तो for muhajir families, how many senior officers are there? Very few. Some years ago, you could, Parvez Musharraf, for example, was a muhajir, right? ये दिल्ली से जो गए थे, दिल्ली से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, इन इलाकों से जो गए थे, they were all muhajirs. So overall, today in the power base, this thing, you know, politics of Pakistan, the muhajirs have a far lesser situated position today. And Imran Khan, being from the western part, most of the army being from Punjab itself, the political power play is all around Islamabad and Lahore at the moment. And in that, the Muhajirs have a very limited role. जी, next. JBJP, IK versus Bajwa started over IK's puppet CM of Punjab, Usman Bazdar, a Baloch Sardar of Dera Ghazi Khan. This proxy rule plan over Punjab disposed IK in 22 by the army. I haven't understood the question, frankly. It is a wishy-washy in this. It's a perception which he's expressing. इनका कहना है कि जो पंजाब का इन्होंने सीएम बनाया वो बलोच सरदार था, इसलिए जो है वो पंजाबी आर्मी वर्सेस इमरान खान शुरू हुआ. This is what he said. मैंने इसको इस जरिए से कभी इसको देखा नहीं है, very frankly. But I do tend to agree that Pakistan army would always like to see a Punjabi disposition in Punjab, the heartland. Punjab is the center of gravity of Punjab, of Pakistan. That's the agrarian bowl. That's where everything is, production is there. पानी वहाँ आता है, सब कुछ वहीं पर है. So at the end of the day, you do require a hardcore Pakistani political element ruling Punjab at any time. And experiments by bringing in people from here and there will not generally succeed. So there is a truism in what is being mentioned here by JBJP साहब. जी, इसके पहले रह गया एक दीपक दोहरे जी. दीपक दोहरे ले लें. दीपक दोहरे's question is, क्या LCH जीबी में डोमिनेटिंग पोजीशन दिलाएगा? LCH क्या है? What is LCH? Light combat helicopter, I guess. I mean, this question is out of context. Quite right. I mean, light combat helicopter गिलगिट बाल्टिस्तान में डोमिनेटिंग पोजीशन दिलाएगा. जरा थोड़ा कंफ्यूजन है, जरा माइंड में इसको जरा क्लैरिफाई करके दोबारा पूछ लीजिए सवाल. जी, नेक्स्ट. BS उपाध्याय, विवेकानंद जलकीकर, can India be nuked by Pakistan one day and blame non-state actors? देखिए, जहां तक ये न्यूक्लियर गेम है, we can't trivialize it. इसको ट्रिविलाइज करना जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट द होल थिंग. क्योंकि बेशक ये है कि it can fall into the hands today. I am aware of this fact that because of the divisions within the Pakistan army, there is always the danger of some assets falling in the hands of different elements in the Pakistan army itself. And you can't trust kiske paas kya hai. This is something which is worrying a lot of people internationally today, no doubt. But if Pakistan thinks, or any element of Pakistan thinks that they can nuke India by a couple of nukes to one of our 2-3 of our cities, they must remember General Padmanabhan's statement in 2002. अगर आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जनरल पद्मनाभन ने ऑपरेशन पराक्रम के अंदर क्लियरली बताया था that if Pakistan even thinks about it, remember Pakistan will get vaporized, because the response जो है, the second response will always then be from us, and it can be a massive response. And doctrines के मुताबिक massive response is very much possible. You don't do these kind of responses in driblets
कि आपने एक बॉम्ब फेंका, हमने एक बॉम्ब फेंका, पैरिटी हो गई। नहीं, इसमें दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मैसिव रिस्पॉन्स। ये हमने कोल्ड वॉर डेज से सीखा है। दैट इज डिटरेंस। आपको समझाना दूसरी साइड को कि आप 20 किलो टन का एक फेंके, हम उससे 5 गुना ज्यादा फेंकेंगे आपके ऊपर, और हम बेशुमार फेंकेंगे। We will not stop at one bomb. You may subsequently do something whatever you want, but then that will be mutual destruction, right? That's a mutually assured destruction, MAD जिसको कहते हैं। तो I think ये thought process थोड़ी exaggerated thought process है। काफी हद तक जो भी डिसीजन लेगा इसको करने में would be reasonably educated enough to take this decision and understand what are the implications of it. हाँ, जहां तक आप ये अगर कहें कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पड़ गया और वो करे कुछ, दैट इज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज अ unrealized kind of a potential that they have got, that they would have got, and it would be a less informed decision that they would be taking, right? And आमतौर पे टेररिस्ट जो जहन में उनके होता है, their thinking is भाड़ में जाए, let's just take it, let's just do it and we'll see the consequences. और ये पाकिस्तान, आपको मालूम है पाकिस्तान की तो ये फिलॉसफी यही है कि शुरुआत तो करो, देखेंगे खत्म कैसे होगा। खात्मा कब पाकिस्तान ने कभी खात्मा किया है किसी ऑपरेशन का? आज तक शुरुआत हर जगह की है, मगर खात्मा तो कभी नहीं कर पाए। करेक्ट। नेक्स्ट, नेचर लवर जी, धन्यवाद। कुमार प्रभाकर, जनरल साहब जय हिंद। Sir, your thoughts on China developing Coco Island satellite images reflected some. How is Bharat countering it? देखिए, पहले जय हिंद आपको कुमार प्रभाकर साहब। ये याद रखिए कि जब आप एक उभरते पावर हैं, जब भारत जैसे है उभरता पावर, तो दुनिया की तवज्जो जो है, नजर जो है आपके ऊपर रहेगी। सैटेलाइट के जरिए, नेवल शिपिंग के जरिए, इधर उधर से। अभी आपने देखा एक विजिट बाय चाइनीज शिप टू श्रीलंका, उस पर हमने बहुत जोर शोर मचाया था कि इनके पास तो पूरी सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, हमारे पूरे इलाके में सदर्न इंडिया के ऊपर ये मुआयना कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एटसेट्रा। सो सिमिलर थिंग विद कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड्स, लेट मी टेल यू, I came across the term Coco Islands, the name of Coco Islands first time in 1984. मैं अपने स्टाफ कॉलेज के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था और हम उस वक्त उन दोनों में सब पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, और देखा कोको आइलैंड्स के ऊपर बड़ा अखबारों में आ रहा है। उस वक्त भी the Chinese wanted, because Chinese are past masters at this, they wanted to make sure that the shipping जितनी है इस इलाके में, खासतौर पे इंडियन ओशन के एरिया में, इसके ऊपर नजर उनकी रहे। It shouldn't happen that they consider this area as a very sensitive area. याद रखिए, उनके लिए आप, उनका पूरा एनर्जी का ट्रैफिक यहां से निकल के जा रहा है, उनका पूरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो कंटेनर ट्रैफिक है वो इसी जरिए जा रहा है। चाइना की इकोनॉमी इसी के ऊपर निर्भर है, so obviously they will want to make sure they keep the surveillance over this area. Coco Islands जो है, I mean since 1984 they have been continuously developing it. ये तो स्पेस वॉरफेयर के जरिए होता है कि आप सैटेलाइट्स को वो कर दीजिए। I mean, we haven't come to that stage yet where space warfare takes place, but space warfare capabilities are being developed everywhere, and if it comes, push comes to shove, अगर कल लड़ाई हो गई तो limited war में भी ये हो सकता है कि you take apart each other's satellites from this. But otherwise, besides that, I cannot see any other way of neutralizing this capability that the Chinese have developed. अगर आप समझते हैं कि साइबर के जरिए अगर आपके पास superior cyber capability है, maybe you can do it. But the Chinese have developed a very robust cyber capability, and therefore, for you to neutralize it through cyber means may not be possible. जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जनरल हसनैन। अब हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है क्योंकि प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, बहुत वंदे मातरम। जय हिंद।